हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपके सेवा में पुनः मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम यूपी टेट हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और इसमें हम देखेंगे जो गद्य साहित्य है, पद साहित्य है और इसके बाद कौन से कवि की प्रमुख रचना है जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी आगामी एग्जाम के दृष्टि से। आपके वीडियो ठीक ना, विगत एग्जाम में भी बहुत से सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर करके हमारी मदद भी करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर टाइप के प्रश्न यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न होगा कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा जो आपकी अंग्रेजी भाषा है ना, इसको भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को जाता है। किसको दोस्तों? याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने कब दोस्तों? तो 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार भारत में करना चाहा, जिससे भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना उसका प्रथम उद्देश्य था। तो लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया। और पहली बात तो याद रखेंगे 1835 में, और दूसरी बात याद रखेंगे प्रश्न बन जाता है कि पहली शिक्षा नीति। याद रखिएगा पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा पहली शिक्षा नीति जो लागू की गई थी प्यारे वो 1835 में और लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू की गई थी। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड नंबर की बात करेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आपको यही बताना है दोस्तों, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है दोस्तों? लल्लू लाल। इनको याद रखिएगा। आपको बता दें लल्लू लाल की एक प्रमुख रचना है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछती है, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे अगर पूछता है लल्लू लाल तो वहाँ से एक पॉइंट ये बनता है, बहुत जगह मैंने देखा और ये प्रश्न आपका बन चुका है, ठीक ना। तो याद रखेंगे हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, याद रखेंगे, जो बहुत बार पूछती है, प्रेम सागर। किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर की बात करेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो याद रखेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है दोस्तों परीक्षा गुरु। इसको आप लोग याद रखेंगे। और किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास दास वमत द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि इनके जो रचनाकार हैं श्रीनिवास दास वमत जी हैं, इसको भी आप लोग कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 4 नंबर की, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? यहाँ पे हम 4 नंबर की बात करेंगे, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रथम एकांकी का नाम हिंदी में एक घूट है, याद रखेंगे। और यह रचना किसकी है दोस्तों? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है एक घूट किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है कि एक घूट जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखेंगे। और यह क्या है दोस्तों? तो एक घूट आपकी एकांकी है। कब लिखी गई थी या कब प्रकाशित की गई थी? तो 1930 में। ये भी याद रखेंगे 1930 में प्रकाशित की गई थी। अगर वीडियो की आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388467911 पे आपको व्हाट्सअप से चैट करना होगा और उसमें लिखना होगा पीडीएफ। आपको हमारे जो एकेडमिक का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी वहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन से हैं यही बताना है दोस्तों। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के बारे में बात करें दोस्तों, तो हिंदी के प्रथम जो गीत लेखक हैं वो कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है दोस्तों? विद्यापति हैं। इनको आप लोग याद रखेंगे। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इनको आप लोग याद रखना, इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और यही है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक, ये भी याद रखिएगा। आपको बता दें यहाँ पे देखिएगा तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, समझ लीजिए, तोता ए हिंद। याद रखेंगे दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से हम जानते हैं अमीर खुसरो को। किसको जानते हैं? याद रखेंगे अमीर खुसरो को हम लोग जानते हैं तोता ए हिंद के नाम से। और ये पॉइंट देखिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। और याद रखेंगे इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है?
देखिएगा बहुत ज़्यादा पूछता हूँ, उदंत मार्दंड और सुधावर्षण में लोगों के अंदर भ्रम रहता है। और मेरे प्रश्न लेने का यही मतलब है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार किसे कहेंगे, जो रोज आता हो, ठीक ना। डेली व डेली जो अखबार न्यूज़पेपर आपके घर आते हैं उसको हम लोग दैनिक बोलते हैं। दैनिक का मतलब होता है रोज, डेली, पर डे, प्रतिदिन, याद रखिएगा। तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो सुधावर्षण जो दैनिक समाचार पत्र है। लेकिन याद रखेंगे हिंदी का सर्वप्रथम जो, याद रखेंगे ये प्रश्न मैं लिया भी हूँ, यहाँ पे देखेंगे हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम अगर पूछ दे तो इसका आंसर कुछ दूसरा हो जाएगा। प्रकाशित पत्र का नाम क्या होगा, उदंड मार्दंड। क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे उदंड मार्दंड होगा। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र क्या है, तो उदंड मार्दंड है, इसको भी कवर करेंगे। आगे देखते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। याद रखेंगे ये आपका रचना है अतीत के चलचित्र, और अतीत के जो चलचित्र है या किसकी रचना है आपको ये बताना है, तो महादेवी वर्मा जी की। किसकी दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की। आधुनिक युग की मीरा इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा इनको बोलते हैं। आधुनिक युग की मीरा इनको बोलते हैं, महादेवी वर्मा जी को बोलते हैं। और याद रखिएगा मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पे पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है यामा, यामा पे उन्हें पुरस्कार मिला था। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 9 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 9 नंबर है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। याद रखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 10 नंबर की बात करेंगे, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। तो याद रखेंगे अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, तो हेमचंद्र थे। कौन थे दोस्तों, हेमचंद्र थे। चलिए आगे देखते हैं अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं। याद रखेंगे तो दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं, तो पुष्पदंत हैं। कौन दोस्तों, पुष्पदंत हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर की बात करेंगे। 12 नंबर क्या कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो याद रखेंगे उपयुक्त पंक्तियां जो है ना यशोधरा, यशोधरा से ली गई है। ये पॉइंट तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आपसे मैं एक बात बता दूं, यशोधरा किसकी रचना है अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी दोस्तों, याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। ये भी याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा। और एक बात और आपको मैं एक बात बता दूं मैथिली शरण गुप्त से, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त जो है ना प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ये भी याद रखना, प्रथम राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं, तो प्रथम राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई थी वह आपके मैथिली शरण गुप्त को ही दी गई थी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और याद रखेंगे इनकी प्रमुख रचना के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचना जो है भारत भारती भी है। याद रखिएगा भारत भारती जिस पे उनको पुरस्कार मिला था, और इसी के एवज में इन्हें प्रथम महात्मा गांधी जी ने प्रथम राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी थी। भारत भारती इनकी हो गई। साकेत किसकी रचना है, इन्हीं की है। आपको बता दूं दोस्तों पंचवटी किसकी रचना है, तो पंचवटी भी इन्हीं की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे 13 नंबर की। 13 नंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। 13 नंबर है अम्मी हलालल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झूक झूकी परत जे ही चितवत एक बार। जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों, रसलीन है। आगे देखते हैं अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम आपको बता देना है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। और याद रखेंगे ये किस में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। और किन की रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। किन की है दोस्तों, याद रखेंगे ये रचना किसकी है, तो याद रखेंगे जो ये महाकाव्य है ये तुलसीदास द्वारा रचा गया है। चलिए आगे ले चलते हैं, 15 नंबर की बात करेंगे अशोक के फूल। अशोक का फूल याद रखेंगे रचना निबंध संग्रह है। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे, जो अशोक के फूल है ये निबंध संग्रह है। और किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किनकी है दोस्तों, याद रखेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। इसको भी आप लोग कवर करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद भी करिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे 16 नंबर की। 16 नंबर कह रहा है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं, तो याद रखेंगे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है दोस्तों, याद रखेंगे अष्टछाप में 8 कवियों का समूह था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कवि किनको कहते हैं, तो सूरदास जी को कहते हैं। किनको कहते हैं दोस्तों, सूरदास जी को कहते हैं। आगे देखते हैं आंसू
जो काव्य है इसके रचयिता कौन है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसके जो रचयिता हैं वह आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, आशु काव्य के रचयिता कौन है, तो आशु काव्य के जो रचयिता हैं वह आपके जयशंकर प्रसाद हैं, ये याद रखेंगे। जो आपका आंसू हो गया, आपसे अगर पूछे तो आप लोग याद रखना झरना हो गया। फिर इसके बाद आप लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में और भी देखेंगे तो आपका आंसू हो गया, झरना हो गया, आपका कामायनी हो गया, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पे देखिएगा जयशंकर प्रसाद क्या है, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक कहे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है, आपसे पूछ देगा कि छायावाद के जनक कौन है, तो छायावाद के जनक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आप लोग हमारी पीडीएफ को पढ़ रहे होंगे कहीं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अभिषेक एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जाकर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा अभिषेक एकेडमी, और वहाँ पर आपको सारी वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की है, याद रखेंगे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, त्रिवेणी उनकी एक रचना है, और त्रिवेणी में उन्होंने 3 महान महाकवियों की समीक्षा की है, जिसका नाम है सूरदास, तुलसीदास और याद रखेंगे जायसी, मोहम्मद जायसी के नाम से ये जाने जाते हैं, याद रखेंगे जायसी। तो सूर, तुलसी और जायसी, इनके त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल की अपने त्रिवेणी में इन महाकवियों की इन्होंने समीक्षाएं की है। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे देखिएगा रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। अगर उस रचना के बारे में बात करें तो याद रखें, बहुत बार पूछता है रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना के बारे में बताइए। याद रखें, रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है दोस्तों चिंतामणि। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे जायसी की, जायसी की प्रमुख रचना के बारे में अगर आपसे मैं पूछूँ और बताऊँ तो सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे जायसी की जो रचना है, याद रखेंगे पद्मावत। बहुत बार पूछता है पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये जो पद्मावत रचना है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ये भी आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आत्मजयी के रचयिता कौन है, याद रखेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे दोस्तों कि जो आपका आत्मजयी है रचना है, इसके रचयिता कौन है, तो कुंवर नारायण जी हैं। आगे देखते हैं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। मैंने तो बहुत बार इसको आपने को रिपीट करा दिया। आगे देखते हैं आधुनिक युग के चरण कौन से हैं, याद रखेंगे। 21 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक युग के चरण कौन से हैं, तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे आधुनिक युग के चरण किनकी रचना है, तो याद रखेंगे आधुनिक युग के जो चरण हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखेंगे। आपको मैं एक बात और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये अभी बताया भी हूँ, छायावाद युग के जनक भी कहे जाते हैं। याद रखेंगे इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, छायावाद युग के जनक। याद रखना, छायावाद युग के जनक किसको बोलते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं। और आधुनिक युग के चरण कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा सगरा जेव पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है, तो यह पंक्ति आपकी ब्रज भाषा में लिखी है। याद रखना, जब ये प्रश्न बना था तो ब्रज भाषा और अवधि में काफ़ी भ्रम था, तो अवधि नहीं होगा आपका ब्रज भाषा। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 23 नंबर की कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से हम जानते हैं। और याद रखेंगे इनकी जो प्रमुख रचना के बारे में बात करिएगा तो याद रख लीजिए युग चरण इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो बहुत बार पूछता भी है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों समर्पण। याद रखिएगा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, क्या है दोस्तों, समर्पण है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर की बात करते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत किसको बोलते हैं, केशवदास जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, केशवदास जी को बोलते हैं। आगे देखते हैं कथा सम्राट किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र को। किनको दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इनकी रचना कौन है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना पूछता है, गोदान इन्हीं की रचना है। आप लोग देखेंगे गबन जो है इन्हीं की रचना है। इसके बाद आपका निर्मला इन्हीं की रचना है, जो बहुत बार पूछता है। और इन्हीं की रचना भी है दोस्तों रंगभूमि। याद रखना, रंगभूमि इन्हीं की रचना है, जो बहुत बार पूछ लेता है। चलिए आगे ले चलते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना, भक्ति काल, आदि काल, आपका ये सही हो जाएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो भक्ति काल को बोलते हैं। किस छायावादी युग ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था, तो याद रखेंगे आपको बता दिया छायावादी युग के जनक बोल ही जाते हैं। और छायावादी युग
कवि ने संवाद शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएं होती है अधिकतर वीर रस में लिखी जाती है, तो इसलिए इनको वीर रस का कवि बोला जाता है। आगे देखते हैं, 29 नंबर की बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे, आपका मिला था उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये प्रश्न आपका बना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? यह बात किन्होंने कहा था या इस किनकी पक्ति है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता कौन है? तो मैथिली शरणगुप्त हैं। और याद रखेंगे, मैथिली शरणगुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।